ऑफ मास जो है वो शिफ्ट करेगा, मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहीं पर मिल जाते हैं तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जैसा था वैसा ही रहेगा। रुका था तो रुका रहेगा, और कोई डायरेक्शन में कोई स्पीड से चल रहा था तो वही डायरेक्शन वही स्पीड से चलता रहेगा। ये हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट था, जिसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। चलो, सबसे पहले ये बताओ, ध्यान से इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज करो कि ये एक वाटर, स्टिल वाटर है, और इस पर एक बोट है। इस पर एक बोट है और एक आदमी है इस एंड में, और वाटर और बोट के बीच में कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है। नो विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स माने फ्रिक्शन फोर्स, जो कि पानी का सतह बोट के निचली सतह पे लगाएगा, वो फोर्स नहीं, मतलब देर इज नो फ्रिक्शन कंसेप्ट। और यहाँ पे इसी सिचुएशन को मैं फिर लेता हूँ, इसी सिचुएशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बोट है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। द बोट इज ओवर द ग्राउंड। बोट इज ओवर द ग्राउंड। ठीक है, दोनों केस में, इन द फर्स्ट केस इज दिस, सेकेंड केस इज दिस। और ग्राउंड और बोट के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है। ग्राउंड और बोट के बीच में फ्रिक्शन है। आदमी दोनों केस में मूव करता है, बोट के इस एंड से इस एंड की तरफ आदमी दोनों केस में मूव करता है। ए से बी द मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में से किस केस में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? In which case the center of mass of the system, in which case the center of mass of man plus boat system will move. वो कह सकते हो, शिफ्ट कह सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन। वेदांत क्लास में आ गए? यस सर। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? नहीं सर, ठीक है। तो जवाब दो, और अपना दिमाग से जवाब देना है। ये नहीं कि अ, कहीं पढ़े कोई बोला तब हम सुन के जवाब दे रहे हैं। अपना दिमाग से, अपना रीजन के साथ, और हमसे सर, बहस भी करो। दोनों में ही सर नहीं शिफ्ट करना चाहिए। दोनों में ही शिफ्ट नहीं करना चाहिए। Okay? और बहुत सावधानी से सोचना, फिजिक्स को सोचना, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को सोचना, तब जाके आपको आंसर सटीक आएंगे। आइनस, व्हाट अबाउट योर आंसर? ये सर दोनों का सेंटर ऑफ मास वही स्टेशनरी रहेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। दोनों का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। प्रिंस? सर वाटर वाला को ऐसा ही, वाटर वाला को का मूव नहीं करेगा, इसका करेगा सर। वाटर वाले का मूव नहीं करेगा, इसका करेगा।
और इसका क्यों करेगा प्रिंस? ग्राउंड पे है तो सर वो मूव करेगा तो उसकी वजह से सर एक फोर्स लगाएगा, और ये बोट पे, तो बोट के ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन लगेगा सर। हाँ, वेरी गुड। बोट और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। तो उसका सर उसका सर नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। और उसी की वजह से सर COM उसी की तरफ से शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका जो जवाब है वेदांग और आइनस रॉन्ग है। In the first case, the center of mass will not move, but in the second case, the center of mass will move. और जो प्रिंस ने एक्सप्लेनेशन दिया है बिल्कुल सही दिया है। अच्छा, ये तो पता है कि y डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है, mg लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स। पानी के द्वारा बॉयंसी फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। लेकिन चूंकि y डायरेक्शन में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, ना ये बोट मैन सिस्टम हवा में उड़ रहा है, ना पानी के भीतर धंस रहा है, so in y direction net external force is zero in both the cases. In both cases, the net external force in y direction, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, that is zero. This is zero. इसलिए y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा दोनों केस में। लेकिन इन फर्स्ट केस, पहला केस में तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर कौन फोर्स लगा सकता था? पानी लगा सकता था, और पानी फोर्स तो लगा नहीं। आदमी बोट पे लगाया, बोट आदमी पे लगाया, वो सब इंटरनल फोर्स हो गया। आदमी जब चला तो आदमी ने बोट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बोट भी आदमी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये सब लगा। लेकिन ये दोनों फोर्स, आदमी ने बोट पे, बोट ने आदमी पे, ये दोनों इंटरनल फोर्स है, क्योंकि मैंने मैन और बोट को एज ए सिस्टम लिया हुआ, और पानी के द्वारा यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं। इस फोर्स के कारण बोट जो है वो पीछे जाना चाहेगा। इस फोर्स के कारण ये जो बोट है वो पीछे जाना चाहेगा, और इस फोर्स के कारण जो आदमी है वो आगे जाना चाहेगा। आदमी आगे जाएगा, बोट पीछे जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इसका क्या है? जीरो है। इंटरनल फोर्स ही है, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। सो इन x डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इज अगेन जीरो। देयरफॉर, है ना, इसको अलग अलग करते हैं। इन फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। इन फर्स्ट केस, दोनों जीरो होगा। हेंस सेंटर ऑफ मास will not move as initially it was at rest. As initially it was at rest. अगर वो चलता तो फिर चलते रहता। लेकिन सेकेंड केस का क्या कहानी है? सेकेंड केस की कहानी चेंज है। सेकेंड केस में एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करो तो देखो ध्यान से, आदमी ने बोट पे फोर्स, आदमी चलने के लिए बोट पे फोर्स पीछे लगाया, बोट ने आदमी पर फोर्स आगे लगाया। इस फोर्स के कारण आदमी आगे मूव किया, और इस फोर्स के कारण बोट की टेंडेंसी पीछे जाने की। और जब ये बोट पीछे जाना चाहेगा
तो ये जो पानी है, ये जो जमीन है, इसको पीछे जाने से रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा है। जमीन इस बोट को पीछे जाने से रोकने के लिए यहां पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा, और बोट भी जमीन पर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। अब देखो तो क्या ये जो मैन और बोट का जो सिस्टम है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं लगा वेदांत? सर लग गया। लग गया ना ये फ्रिक्शन। और इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है, हेंस center of mass will move in horizontal direction। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर जैसे सर फोर्स तो सर जीरो हो जाएगा यहाँ पे। किसका जीरो हो जाएगा? हाँ सर फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा हाँ सिस्टम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर फोर्स तो सर जीरो हो गया, तो सर ये कह सकते हैं कि सर मोमेंटम कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा सर उसका। हाँ, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल। तो सर अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो कौन आगे बढ़ेगा? बोट तो सर सर मैन जब आगे बढ़ेगा। तो बोट पीछे बढ़ेगा, बोट बोट पीछे हाँ सर। जाएगा। हाँ। तो सर वो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। नहीं, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी, हाँ हाँ ठीक है बोलो, वो तो जीरो सर रहेगा। सर वो जीरो रहेगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। अच्छा ठीक है सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगा बेटा। अभी मैं उसका एक प्रॉब्लम लूंगा, मोशन वाला प्रॉब्लम लूंगा, वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम लूंगा। पहले आप डिस्प्लेसमेंट वाला सारा काम समझ लो। ठीक है? अरे लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन लगा है सेकेंड केस में। सेकेंड केस में बोट की टेंडेंसी किधर जाने की है? पीछे पीछे। तो जमीन उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? सर आगे। तो जमीन ने बोट पे फ्रिक्शन आगे लगाया, ऐसे तो बोट जमीन पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? क्या सर? हाँ ये पीछे सर। ये दो ठो फोर्स अलग अलग है। ये फ्रिक्शन ग्राउंड के कारण है, और ये जो यस फ्रिक्शन है वो बोट ने ग्राउंड पे लगाई। चलिए, अब देखिए ध्यान से, मान लो हमने यही प्रॉब्लम लेते हैं। ये आपका एक बोट है, और एक ये आदमी है। बोट की कुछ लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं। बोट की लेंथ सपोज कीजिए ये है 5 मीटर। आदमी का मास ले लेते हैं 40 kg, और बोट का मास ले लेते हैं 60 kg। ए और बी, पानी और बोट के बीच में अगर कोई फोर्स की बात नहीं कर रहा है तो हम उस फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ मैन मूव्स फ्रॉम एंड ए टू बी, अगर आदमी इस एंड से इस एंड तक जाता है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट with respect to ground। B, find displacement of man with respect to ground।
बोट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और आदमी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये बताना। तो देखो हम ये बता रहे हैं और ध्यान से समझो, इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूं। फर्स्ट मेथड जो कि आपको जानना ही चाहिए कॉन्सेप्चुअली, और सेकंड मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कि थोड़ा फास्ट मेथड है जिससे आप एग्जाम हॉल में यूज करके खटाक से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मेथड जो कॉन्सेप्चुअल है वो आपको जानना चाहिए। पहले तो ये बताओ वेदांत कि आदमी अगर आगे मूव करता है ए से बी, तो बोट किधर मूव करेगा? आगे चलेगा, पीछे चलेगा, या वहीं रहेगा? सर पीछे चलेगा। पीछे चलेगा। बोट पीछे चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसका कॉपी कर लेता हूं। बोट पीछे चलेगा। तो हम नहीं जानते हैं कि ये तो पीछे चलेगा, ये बात तुम कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि आप फोर्स लगा करके चेक कर लिए कि आदमी अगर आगे जाना चाहेगा तो जमीन को पीछे ढकेलेगा, तो जमीन उसको आगे ढकेलेगा, तो ये आदमी आगे जाएगा तो जमीन पीछे जाना चाहेगा। जमीन चूंकि बोट है और बोट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए बोट पीछे चला। ये सारी बातें तुम किससे जवाब दे रहे हो? पीछे जाने का बात किससे बोल रहे हो? फोर्स के रेस्पेक्ट में, है ना वेदांत? यस सर। मान लेते हैं कि ये आदमी एंड बी तक पहुंच गया और बोट आगे चला गया, मान लिया जाए, हमने माना है, ये एज्यूम किया है कि जो आदमी है ये आगे मूव कर गया, मतलब बोट आगे मूव कर गया। ठीक है, मैंने गलत माना है, एक्चुअली में इसको पीछे जाना चाहिए। लेकिन आदमी जब इस किनारे पहुंच गया, आदमी जब इस किनारे पहुंच गया, तो मैंने एज्यूम किया कि बोट जो है वो आगे चला गया। मतलब हम चाहते ये हैं कि ये बात का जवाब हमें सेंटर ऑफ मास निकाल के दे कि बोट आगे नहीं, बोट पीछे जाए। अगर हमको जरा सा भी फोर्स का ज्ञान नहीं है तो हम इस सेंटर ऑफ मास की सहायता से बता सकते हैं कि बोट आगे नहीं, बोट पीछे जाएगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि बोट जो है, आदमी जब दूसरे किनारे पहुंचा तो बोट आगे आगे चला। सपोज इट इज वाई, इट इज एक्स। वही वाई यहां पर भी है, जो ओरिजिन है। और मान लिया जाए कि बोट जो है वो एक्स डिस्टेंस आगे चला। तो बताइए इस केस में फर्स्ट केस में आदमी की कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। यस सर। अब बोट के सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या है? 2.5 0। एक्स का 2.5 हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ 5 मीटर है। नए केस में मान लिया जाए बोट आगे मूव कर गया, तो नए केस में आदमी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5 + x 5 + x या x + 5, 0। यस सर। y का 0। और बोट की सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 2.5 + x x + 2.5, 0, है ना? अब देख ही रहे हो कि y डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट सबके 0 है, तो y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो 0 ही आएगा, मूवमेंट तो 0 ही आएगा, है ना? इसलिए y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स पहले ही से ही बात को इंडिकेट कर। आगे हम x डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यहां पर बताइए, जो इनिशियल केस है, ये जो फाइनल है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, रुका हुआ था,
तो और एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा नहीं तो सेंटर ऑफ मास रुका ही रहेगा। रुका रहेगा मतलब जहां था वहीं रहेगा। रहेगा, इनिशियल जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वही एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट उसका, वही उसका फाइनल कोऑर्डिनेट रहेगा। तो बताइए फर्स्ट केस में इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलेंगे? 40 गुना 0 प्लस बोट का मास कितना है? 60 kg। बोट का मास 60 केजी है और बोट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2.5 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, ये हुआ इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा बोलिए। इसका बोलिए वेदांत, आदमी का पहले बोलो। सर 60 इंटू, आदमी का मास 40 है ना। यस सर, 40 इंटू एक्स प्लस 5 x प्लस 5 प्लस 60 इंटू एक्स प्लस 2.5 60 इंटू एक्स प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। 40 प्लस 60। ये तो कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ तो क्या है? ये हो जाएंगे कितने? 60 इंटू 2.5, राइट साइड में कितने हो जाएंगे? 40x प्लस 60x 100x प्लस 40 गुना 5 5 के 20 200 प्लस ये 25 छके 150, भी तो 150 ही होंगे ना। पॉइंट हटाएंगे ये तो ये भी 150 ही होंगे। 150, इसको हम यहीं पे 150 करके काट देते हैं। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -200 बटा में 100। सो एक्स इज इक्वल टू -2 मीटर। मतलब क्या हुआ? पीछे गया। नेगेटिव साइन shows boat will displace opposite to the direction taken, in opposite to the direction taken direction, जो मैंने डायरेक्शन लिया हुआ उसके ऊपर। तो बोट पीछे जाएगा, बोट है वो पीछे जाएगा। अब आइए इसी सवाल को कर लेते हैं। अगर ये बोट को वेदांग अगर ग्राउंड पे रखे रहते, पानी में नहीं होता, तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता नहीं करता? सर नहीं करता। अगर हम इस बोट को अगर हम ग्राउंड पे रखे रहते, ये ग्राउंड पे रखे रहते, तब ये शिफ्ट करता नहीं करता? सर करता। तब करता ना, फ्रिक्शन लग जाता। यस सर। बोट तो चला ही नहीं, आदमी शिफ्ट चलेगा तो आदमी अपना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर लेगा, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोट पीछे जाकर के सेंटर ऑफ मास जो आदमी के कारण शिफ्ट हो रहा था, बोट पीछे जाकर के वो एडजस्ट कर ले रहा है। क्योंकि आदमी की मास कम है
और बोट की मास ज्यादा है, इसलिए आदमी को जितना 5 मीटर चलना पड़ा तो बोट को सिर्फ 2 ही मीटर चलना पड़ा अपना सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करने, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करने। अब अगर हम इस बोट को बांध लेते हैं, मान लो कि इस बोट को पकड़ के बांध दिए, अगर बोट को चलने नहीं दिए या बोट को ग्राउंड पर रख दिए और आदमी को ही सिर्फ हम चलने के लिए छोड़े, तब क्या इस केस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। करेगा सर, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये धागा की ये जो रस्सी है वो टेंशन से आ जाएगा, या ग्राउंड पर रख देंगे तो वो ग्राउंड उसको फ्रिक्शन दे देगा। यस सर। दीज ऑल, ये जो सारे टर्म्स हैं वो इसके सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर देगा। तो बताइए तो इस केस में शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इस केस में शिफ्ट कह सकते हो या इसका आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताइए तो कितना होगा? फॉर्मूला बताए थे m1s1 यस सर, m2s2 m2s2 बटा में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हट गया, डिस्प्लेसमेंट में आ गए। m1 बताओ, आदमी का 40 और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 5 मीटर। 5 मीटर आई डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन में। यस सर। m2 का मास कितना है? 60। 60। और हमने चूंकि बोट को 0। बांध दिया तो बोट में तो कोई डिस्प्लेसमेंट किया नहीं, 0 बटा में 40 100। प्लस 60, 100। ऊपर में होगा 200, नीचे में होगा 100, तो मान आ गया 2 मीटर। 2 मीटर आ गया ना। यस सर। किधर के डायरेक्शन में? पीछे। नहीं, देखो ना यहाँ प्लस आया, यस सर। प्लस आया। तो अगर हम बोट को पकड़ के रखते हैं और आदमी को सिर्फ चलने देते हैं, तो आदमी के चलने के कारण सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस कर गया? आगे आगे की 2 तरफ 2 मीटर, राइट यस। वार्ड 2 मीटर। अब अगर मान लो ये बोट, अगर हम ये रस्सी नहीं पकड़े रहते, इसको हम काटे रहते, ये रस्सी अगर नहीं बंधा रहता, तो सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करना चाहिए था। तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, उसके लिए बोट को कितना पीछे जाना चाहिए था? बोट और आदमी दोनों का जो सिस्टम है वो उसको पीछे जाना चाहिए था 2 मीटर, तभी ना एडजस्टमेंट होगा। यस सर। आदमी के मोशन के कारण ये पूरी जो सिस्टम है, ये जो पूरी सिस्टम है वो मूव कर गई 2 मीटर आगे, जबकि इस प्रॉब्लम के अनुसार सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करनी चाहिए। तो मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहनी चाहिए। तो अगर आदमी मूव करने के कारण सेंटर ऑफ मास 2 मीटर मूव कर रहा है, तो नहीं मूव करने के लिए पूरी सिस्टम को पीछे 2 मीटर चलना चाहिए, यस सर। तभी ना एडजस्टमेंट होगा। यस सर। तो इस केस में फॉर नॉट टू मूव द center of mass position, the whole boatman system should displace 2 meter in leftward direction. In leftward direction. तो जितना आदमी के चलने के कारण सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया है, उतना ही सिस्टम को अगर हम पीछे मूव करा देंगे तो फिर वहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है वेदांत?
यस सर। तो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है, इस तरीका से आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो डायरेक्ट। चाहे बोर्ड को आगे चला दोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आकर के उसको एडजस्ट कर लेगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इस बोट का डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बोट को पकड़ के बांध दो और सिर्फ आदमी को मूव करने दो, बोट को मत चलाओ, आदमी को सिर्फ चलने दो। और आदमी के चलने से जो सेंटर ऑफ मास मूव किया, डिस्प्लेस किया, वो निकाल लो। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट इंटायर सिस्टम को तुम पीछे के डायरेक्शन में दे दो, उसका अपोजिट दे दो, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर आ। समझ में आया? इस बात को हम ये समझा रहे हैं कि आप, जैसे कि आपको मान लो कि एक बोट है और ये आदमी है और इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ है, ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। सेंटर ऑफ मास कि वहीं का वहीं रहना है, इसके लिए बोट को पीछे मूव करना पड़ा यस सर। और आदमी जब यहाँ पहुंच गया, बात समझे? अभी ये वाली पोजीशन सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं होना चाहिए। अगर हम बोट को नहीं चलने देते हैं, बोट को अगर हम नहीं चलने देते और सिर्फ आदमी को चलने देते हैं, सिर्फ आदमी को चलने देते हैं, तो आदमी जब इस किनारे पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास यहां से, सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, बोलो ना, सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग हो गई ना, हाँ सर। ये शिफ्टिंग हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो। अगर बोट को नहीं चलने दिया, बोट को बांध के रखे, बोट को बांध के रखे, और पीछे ना वहीं पर रहता पोजीशन। बोट को वहीं पे रहना है, बोट को बांध के रखे और सिर्फ आदमी को चलने दें, द मैन रीचेज हियर। तो क्या आप सेंटर ऑफ मास यहां जहां था अब वहां रहेगा? नहीं, अब वो आगे सेंटर में ऑफ मास यहाँ आ जाए, सेंटर ऑफ मास ये शिफ्ट कर गया, ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया। तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोट बोर्ड को को पीछे। पीछे करना पड़ेगा। इंटायर सिस्टम को इतना मूव करना पड़ेगा, यस सर। यस सर। तभी ना वहीं का वहीं रहेगा। यस सर। तो जितना ये आदमी के चलने के कारण सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ है, उतना ही आदमी और बोट को पीछे का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेस कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास बैक अपना पोजीशन को पकड़ लेगा। समझ में आया? सर तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? इस तरह का अगर कोई बोट मैन प्रॉब्लम अगर हुआ टू सॉल्व बोट प्लस मैन डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम अगर इसका आपको मिलता है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने एक टेक्निक सिखाया शुरुआत वाला, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसको तुम यस दुनिया के कोई भी सवाल लगाकर सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गणित लंबी हो जाएगी। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले है ना, स्टॉप दी, है ना, बोट एंड मेक द मैन मूविंग। फिर उसके बाद फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। आदमी के शिफ्ट चलने के कारण बोट को रोक दिया। और फिर तीसरा में आंसर क्या हो जाएगा? देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ, जो भी आप यहां निकाले उसी का माइनस। जितना मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जस्ट डायरेक्शन उसका अपोजिट, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया। माइनस, इज दैट क्लियर? यस सर। तो मैं एक दो प्रॉब्लम इसके साथ करता हूँ, आप थोड़ा समझिए इसको। तो थोड़ा सा पीछे वाला पेज देखो। तो इसका बी पार्ट बचा हुआ। बी पार्ट क्या था? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट तो हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बताइए? यहीं से देख करके बताइए। बोट के रेस्पेक्ट में कितना चला वो? अगर 3 बोट मीटर। के नहीं, बोट के रेस्पेक्ट में, वेदांत, बोट के रेस्पेक्ट में कितना चला हुआ है? बोट के रेस्पेक्ट में पूछा मैंने, तो बोट के रेस्पेक्ट मतलब बोट पे खड़े हो जाइए और यहां से देखिए तो ये आदमी कितना चलेगा आपके पास पहुंचने? 5 मीटर। यस सर। और अगर ग्राउंड पे खड़े हो जाएंगे तो आदमी चला आगे 5 मीटर और बोट खुद चला दो पीछे मिनट 2 मीटर। पीछे 7 सर। 7। नहीं, बोट पीछे जा रहा है ना। सर 3 मीटर। 3 मीटर। यस सर। 3 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट, बोट की, आदमी की डिस्प्लेसमेंट बोट के रेस्पेक्ट में तो वही 5 मीटर हुआ जो बोट की लंबाई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 मीटर पीछे के डायरेक्शन, लेफ्ट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यस सर। आदमी के डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट हो गया आगे की तरफ 5 और बोट की हो गया पीछे 2। 5 माइनस 2, 3 मीटर। प्लस में आया राइट वर्ड। ऐसे देखो ना, अगर बोट नहीं चलता तो आदमी कितना आगे बढ़ता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? मान लो अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, यहाँ है, ये बात, इसको देखो, इस फिगर को देखो, इस पहला फिगर को देखो, ये ऑब्जर्वर है। इस पहला फिगर को देखो, इसको। अगर बोट नहीं चलता तो आदमी कितना डिस्प्लेस हुआ? 5 मीटर। लेकिन अगर बोट चलता है, बोट कितना चला पीछे? बोट पीछे चला 2 दो। मीटर। 3 ही चलो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आदमी की डिस्प्लेसमेंट अब यहां से बस इतना ही ना होगा, यस सर। नहीं होगा। 5 माइनस 2, पूरा सिस्टम ही पीछे खींच के ले गया 2 मीटर उसको, यस सर। है ना? इसलिए इसका मीटर हुआ 3 मीटर। चलिए हम एक प्रॉब्लम ले रहे थे। ये बोट है, ये पानी पे है, एक आदमी यहाँ है, उसका एक दोस्त यहाँ है। ये आदमी जो है वो
40 kg का है, इसका जो दोस्त है वो 60 kg का है, और जो बोट पर बैठ खड़ा है वो 100 kg का बोट, 10 मीटर लंबा बोट है, 10 मीटर लंबा बोट है। इफ ये आदमी हुआ ए और ये हुआ बी, इफ ए एंड बी moves towards each other, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ता है, आदमी ए जो है उधर बढ़ता है, बी जो इधर बढ़ता है, एंड दे मीट एट सेंटर, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? सेंटर पे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, तो बोट कितना डिस्प्लेस करेगा ये बताएं। पहला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करेंगे। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, एक बार खाली कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा तो फिर तो सबका दरवाजा खुल गया। -0.5 आएगा सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। तो हम इसको फिर से दोनों मेथड से बना रहे हैं, बस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं आंसर में, क्या कोई चेंज आता है कि परफेक्टली बैठ जा रहा है आंसर। देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कि बोट वो आगे चला गया, थोड़ा सा बोट आगे चला गया, और दोनों आदमी कहाँ मिला? दोनों आदमी कहाँ मिला? सेंटर पे। सेंटर। हमें नहीं पता बोट किधर जाएगा, कितना जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन कुछ अगर चला तो वो मान लिया जाए एक्स चला और आगे की तरफ चला। ये उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ भी लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज किया कि बोट जो है वो आगे डिस्प्लेस कर दिया है, जब ये दोनों आदमी सेंटर पर मिल गए। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। एक्स इनिशियल कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू एक्स फाइनल, सेंटर ऑफ मास। बताइए तो पहला केस में पहला केस में फटाफट बताइए। 40 गुना 0 0 प्लस 60 गुना 10 10 प्लस बोट का मास 100 है ना, 100 गुना 5। बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ना बेटा? यस सर। तो 5 होगा ना आगे? हाँ सर 5 होगा। आगे बताओ, नीचे बोलो कितना? सर 200। 40 प्लस 60 प्लस 100। चलो आगे बताओ, फाइनल की स्थिति, ये वाली फाइनल की स्थिति। 40 इंटू 5। नो बेटा, 5 प्लस एक्स ना, 5 प्लस यस सर 5 प्लस x। प्लस ये एक्स आगे बढ़ गया और ये 5 आगे बढ़ा है ना, तो 5 प्लस एक्स। दूसरा का बोलो, 60 गुना अगेन 5 प्लस एक्स, ये इसका 40 है, इसका 60 kg है, दोनों का कोऑर्डिनेट तो एक ही मिल गया ना।
वेदांत? यस सर, यस सर। अच्छा, इस बोट का भी बता दो। बोट का 100, इसका भी कोऑर्डिनेट वहीं पर आ गया, यस सर। x प्लस 5x। कोऑर्डिनेट लिखने में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। तो फिर आगे बात करते चलेंगे। 40 प्लस 60 प्लस 100, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गए और ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई करते चलिए। फटाफट बताइए। तो ये हो गया 600, ये हो गया 500, 1100। 600 और ये 500, 1100। राइट साइड में कितना आया? तो पंचों के 20, 200, तो पंचो 30, 300, 500, 500, 1000 प्लस 40x, 60x, 100x, 100x, 200x। तो इसको 1000 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो लेफ्ट साइड 100 आ जाएगा, राइट साइड 200 आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस में आया ना बेटा? यस सर। प्लस 0.5। चेक कीजिए, कैलकुलेशन मेरा गलती हो सकता है, आप लोग भी करो अपनी तरफ से। तो इसमें प्लस ही आया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स द राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़ा होकर के देख रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की डिस्प्लेसमेंट होंगी 0.5 मीटर राइटवर्ड। राइटवर्ड। अच्छा, आप बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सोच के बोलना। ए का डिस्प्लेसमेंट बोलिए। ये ग्राउंड ही तो है ये। तो ए यहां से चला 5 मीटर और ये बोट चला आगे 2 मीटर, तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 2 मिनट मीटर। कहाँ सर? 5.5। सॉरी 0.5 मीटर, सॉरी 0.5। तो 5.5 मीटर राइट, राइट वर्ड। ठीक है। यस सर। और बी का डिस्प्लेसमेंट बोलो 4.5 टू द लेफ्ट। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ये बोट रुका रहता तो ये 5 मीटर चलता, लेकिन बोट खुद आगे बढ़ गया है, तो ये चलेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में 4.5। ठीक है ना? 4.5, 5 माइनस 0.5, दैट इज 4.5। किस डायरेक्शन में माइनस? पीछे लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट। यस सर। ये हुआ फर्स्ट मेथड। इसी सवाल को मैं सेकंड मेथड से बनाता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला है, बोट कितना डिस्प्लेस किया और किस डायरेक्शन में किया। अगर वो निकल जाए तो ये सब तो क्विकली निकल जाए। इंपॉर्टेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट फाइंड करना। तो हम इस नए मेथड में क्या करते हैं, बोट को रोक देते हैं। बोट को रोक देते हैं। ये आपकी बोट सिस्टम थी, इसको मैंने रोक दिया। ये आदमी है, ये आदमी है। इस आदमी का मास कितना है? 40 केजी ए का, और इसका मास है 60 केजी, और बोट का मास है 100 केजी। और बोट को मैंने पकड़ के रख लिया, बोट को चलने नहीं दिया। ये 40 केजी मूव किया सेंटर तक, ये 60 केजी मूव किया सेंटर तक। तो बताइए, तब इस केस में क्योंकि हम बोट को रोक दिए हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलिए क्या होगा? बोट बोट अभी रुका हुआ है, बोट को मैंने चलने नहीं दिया, बोट इज एट रेस्ट।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए फटाफट, 40। इसका डिस्प्लेसमेंट राइट वार्ड हुआ कितना, +5। प्लस यस इसका बोलिए 60। 60 इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ -5 लेफ्ट वर्ड। यस और बोट तो चला ही नहीं, बोट का डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है। बोट को तो मैंने रोका हुआ है ना, बोट इज एट रेस्ट, बोट इज रेस्ट। डिवाइडेड बाई टोटल मास बोलिए, 40 + 60 + 100। कैलकुलेट करके बताइए किधर हुआ। सो 5 के 20 200, -300 -100 -100 by 200 बाई 200 तो हो गया -0.5 मीटर, मतलब 0.5 मीटर लेफ्ट वार्ड, यस लेफ्ट वार्ड। इसका मतलब बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए ताकि आगे सेंटर की ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। यस तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट है ना, टू मेंटेन सेंटर ऑफ मास, टू मेंटेन सेंटर ऑफ मास एट इनिशियल पोजीशन होना चाहिए अगेन 0.5 मीटर, और वो किधर की तरफ, राइट वार्ड। तो देखिए, तो क्या वही आंसर आया जो मेरा पहले आया था। तो ये वाला जो मेथड है, इससे हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना चला। इसमें कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है दिमाग लगा लगा के, कुछ भी गलती हुआ तो गलती होने का चांस रहता है, कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी हो जाती है। अब बताइए, सपोज करो ये है, ये मान लो 40 kg का आदमी, ये मान लो 60 kg का है। ऐसा करते हैं, उलट दो, ये 60 kg है, ये 40 kg है, और बीच वाला जो आदमी है ये 100 kg का है, और जो बोट है ये 300 kg का, 200 300 500 में। बोट की टोटल लेंथ है 20 मीटर। बोट की टोटल लेंथ कितनी है, 20 मीटर। ये आदमी ए है, ये आदमी बी है, ये आदमी सी है। if A and B interchange their position, अगर A और B आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, मतलब A चला गया B की जगह, B चला गया A की जगह, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ C। C कितना डिस्प्लेस करेगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप इसको कोऑर्डिनेट से भी बना सकते हो, या नहीं तो जो मैंने सिखाया आपको, बोट को रोक दो फिर चलने दो, उससे भी बना सकते हो। दोनों केस में आंसर एक ही है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट से बना रहा हूं, और आप अपने घर में इसी प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी बनाना। वेदांग आंसर ले आए? नहीं सर। बताओ कि ये जो सी है वो कितना डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखे हैं, इफ बोट इज, यस आइनस, So 0.8 to the left. 0.8 to the left। इफ बोट इज एट रेस्ट, बोट को मैंने रेस्ट में मान लिया,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? फॉर्मूला है ना, m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 प्लस m4s4। 4 गो मास है यहाँ पे, याद रखना। ए बी सी 3 आदमी है और एक बोट है। ये सब वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में है, याद रखना, इसका इज्जत से लिखना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला ए का बोलो। 60 गुना डिस्प्लेसमेंट कितना कराइए? प्लस 20। आगे की तरफ गया ना ये किधर गया वेदांत? सर आगे की तरफ गया है। आगे की तरफ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हम प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे? सर प्लस पे लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे। तो ए गया आगे, कितना गया आगे? तो 20 मीटर। 20 मीटर, तो प्लस 20। बी का बोलो। 40 इंटू -20, क्योंकि बी तो इधर गया ना। यस सर। फिर आगे बोलो। सी का मास 100, 0। क्योंकि बोट रेस्ट में है तो सी भी रेस्ट में है, यस। ये 0। और बोट का जो 300 केजी मास है वो भी रेस्ट में। 4। सिर्फ ए और बी आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं और बोट को मैंने रोका हुआ रखा है। टोटल मास कितने हो गए? 500। 500। 200 और नीचे का बोट का 305। बताइए तो ये कितने आगे कैलकुलेट होंगे? 1200, 800, 400। प्लस 0.8। 1200, ऊपर 400 है। 400, नीचे में 500। ये प्लस 0.8 मीटर आया, मतलब 0.8 मीटर आया राइट वाट, राइट डायरेक्शन। तो इसका मतलब बोट को कितना शिफ्ट करना चाहिए? 0.8 मीटर लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट प्लस मैन सी, यस। ये दोनों के दोनों को शिफ्ट होना चाहिए। एक्चुअली में पूरा सिस्टम ही शिफ्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटायर सिस्टम, बोट प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सब के सब, यस। है ना। ये कितना शिफ्ट करेगा? तो 0.8 मीटर लेफ्ट। अब क्योंकि बोट शिफ्ट किया तो सी भी शिफ्ट कर गया, तो सी की डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, क्योंकि बोट के साथ वो चल रहा है, तो ये 0.8 मीटर लेफ्ट। दिस इज द आंसर। हजारों प्रॉब्लम मिलेंगे आपको इस कैटेगरी में। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो ये आपका एक स्मूथ सरफेस है और इस पर एक वेड्ज है और इसका मास है, और ये सरफेस स्मूथ है, हाइट h है, और इसका जो बेस है दैट इज b। और एक मास को हम यहां से, इसका मास स्मॉल m है, यहां से छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं रेस्ट से। A small block of mass m released from rest, from top rest, from the top of wedge
of mass capital M. Find displacement of wedge. पहला क्वेश्चन है ये, displacement of wedge when block reaches to bottom. जब ये वेड्ज बॉटम तक पहुंचता है यहाँ पे, तब ये वेड्ज कितना मूव करेगा, ये एक प्रश्न है। दूसरा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेड्ज प्लस ब्लॉक सिस्टम। वेड्ज ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा ये बताओ।